एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्राचीन भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, प्राचीन भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसके 3 वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। चौथा वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर ये प्रश्न देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और जो हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी विषयों की शानदार वीडियो प्राप्त होंगी। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्राचीन भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मलिंद पन्नो क्या है? ऑप्शन है बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम, बौद्ध पाठ। दोस्तों, मलिंद पन्नो एक बौद्ध पाठ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बौद्ध पाठ। मलिंद पन्नो एक बौद्ध पाठ है, और मलिंद पन्नो में शासक मेनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का विषय है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन है हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। दोस्तों, चरक की बात की जाए तो चरक जो कि कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कनिष्क। दोस्तों, चरक की बात की जाए तो ये चिकित्सा शास्त्री थे। इन्होंने चिकित्सा शास्त्री ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि चरक संहिता की रचना किसने की थी, तो चरक संहिता की रचना चरक ने की थी। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है कुषाण कला, फारसी कला, गंधार कला, मुगल कला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गंधार कला। भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को गंधार कला के नाम से जाना जाता था। अगर गंधार कला की बात की जाए तो ये कुषाण काल में विकसित हुई थी। गंधार कला जो कि इसकी शैली यूनानी एवं रोमन थी, और ये कला इसलिए गंधार कला को ग्रीक, रोमन एवं हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। याद रखिएगा। दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा गया है कि गंधार कला किसके शासन काल में पनपी थी? तो गंधार कला कनिष्क के शासन काल पर पनपी थी। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षा में कि गंधार कला का विकास किस काल में हुआ था, किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का क्या नाम था? ऑप्शन है कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष, विक्रमादित्य। तो कुषाण वंश की बात की जाए तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कनिष्क। कनिष्क जो कि ये 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर सत्ता आरूढ़ हुए थे, और इसी के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई थी कनिष्क के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। ये प्रश्नों में, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है कि शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा हुई थी। याद रखिएगा। और कनिष्क ये एक बौद्ध धर्म का संरक्षक था, और इसके शासनकाल में एक घटना हुई थी। घटना क्या कहें कि इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति हुई थी। यह भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक प्रश्न और इससे रिलेटेड है कि हीनयान, महायान जो 2 बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, वो किसके शासन काल में अलग हुए थे? तो वो कनिष्क के शासन काल में अलग हुए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के काफ़ी संभावनाएं हैं इन प्रश्नों की।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, शक संवत किसने और कब शुरू किया? ऑप्शन है, कांदफिसिस ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदमन प्रथम ने 78 ईसा पूर्व में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कनिष्क ने 78 ईसा ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? ऑप्शन है, अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मन। तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो था खारवेल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। खारवेल की बात की जाए तो ये एक जैन धर्म का अनुयायी था और कलिंग का एक महान शासक था। इसका संबंध कलिंग के चेदी वंश से था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि खारवेल का संबंध किस वंश से था, तो खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, चेदी वंश। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया हिंदू धर्म का, शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म को? तो दोस्तों कलिंग का शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जैन धर्म। खारवेल जो कि जैन धर्म का अनुयायी था और कलिंग का एक महान शासक था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन है, सातकर्णी फर्स्ट, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक, हाल। तो दोस्तों सातवाहन वंश की बात की जाए तो इसका प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसकी माता का नाम गौतमी बालश्री था। और दोस्तों नासिक गुहा लेख से इसके सैनिक सफलताओं के विषय में जानकारी मिलती है। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है सातवाहन वंश से कि सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश ने प्रारंभ किए? तो इसका आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलाए थे। ये भी याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ऑप्शन है, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। तो अगर विद्या की सबसे पुरानी पीठ की बात की जाए तो ऑप्शन होगा ए, तक्षशिला। तक्षशिला जो कि विद्या की सबसे पुरानी पीठ है, यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित हुई थी। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गंधार जनपद की राजधानी थी। याद रखिएगा, तक्षशिला जो कि प्राचीन काल में गंधार जनपद की राजधानी थी और इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। आचार्य चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि फाह्यान किस ईस्वी में तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी? तो 405 ईस्वी में फाह्यान तक्षशिला में शिक्षण कार्य हेतु आया था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शन है, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सेकंड कुमारगुप्त। तो दोस्तों विक्रमादित्य की पदवी जिन्होंने ग्रहण की थी वे थे चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? ऑप्शन है, दिनार, रुपयक, शतमान, करसापण। तो दोस्तों गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक कहते थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, रुपयक। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। सोने के जो सिक्के थे
गुप्त काल में इन्हें दिनार कहा जाता था तथा चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था। ये दोनों प्रश्न ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हर्षसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसके राजकवि थे? ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो दोस्तों हर्षसेन जो कि समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, समुद्रगुप्त। और दोस्तों हर्षसेन इलाहाबाद प्रशस्ति के लेख की रचना की थी। एक प्रश्न पूछा गया है कि हर्षसेन द्वारा कि इलाहाबाद प्रशासित लेख की रचना किसने की थी? तो इलाहाबाद प्रशासित लेख की रचना हर्षसेन के द्वारा की गई थी। और दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र बताया गया है। किस अभिलेख में? प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगर बात की जाए लिच्छवी की, तो लिच्छवी का मतलब होता है लिच्छवी कन्या के द्वारा उत्पन्न। लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है लिच्छवी कन्या के द्वारा उत्पन्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन है मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा गुप्तों के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, गुप्तों के। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के, दोस्तों समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश थे, और इनके कुछ सिक्कों में इनके वीणा वादन करते हुए चित्र सिक्कों में दिखाई पड़े थे। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के चालू किए गए? ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो दोस्तों गुप्त काल में सोने के सिक्के चालू किए गए थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सोना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ऑप्शन है हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ में जिस राजा की उपलब्धियां वर्णित हैं वो राजा था समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ऑप्शन है गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित हुई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, गुप्त। और दोस्तों अजंता की गुफाएं
चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? ये प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि एक महान शासक था और धन्वंतरी इसके दरबारी थे। अगर अन्य दरबारी की बात की जाए तो कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वरुचि आदि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वराहमिहिर थे, ऑप्शन है एक एस्ट्रोनेट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक प्राचीन खगोलविद। वराहमिहिर जो कि एक प्राचीन खगोलविद थे और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखी गई थी, उस ग्रंथ का नाम है वृहत संहिता। वृहत संहिता इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जो कि पेपर में पूछा भी गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने विचार जरूर भेजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।